कि भारत जो है वो क्यों नहीं खड़ा होता है ईरान के साथ में, क्योंकि भारत के अंदर तो ईरान के साथ बहुत उसका नजदीकी रिश्ता रहा है। उसे फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए तो वो इजराइल के साथ खड़ा हो रहा है। हमने परिणाम दुनिया के अंदर देखा है कि दुनिया का कोई भी मुल्क जब भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। इसके बाद भी क्या हमारी सरकार सबक सीखने को तैयार नहीं है? जी तिवारी जी। जी हाँ, जी हाँ सर। हमारी यह सरकार सबक सीखने को तैयार नहीं है। उसके पीछे कारण है कि इनकी वैचारिक दरिद्रता, इनका वैचारिक जो ये दिवालियापन है वो इसका मकसद है। इन्होंने जो घोर विरोधी रुख इनका है, क्योंकि इसकी पहले की सरकारें समाजवादी सरकारें थी और ये दक्षिणपंथी सरकार है, और दक्षिणपंथी लोग ही को ही ये साथ लेके चलेंगे। तो दक्षिणपंथ का एक मेन गुण है कि वो केवल और केवल अपना हित देखता है। अपने हित के लिए अपने दोस्तों को भी कुर्बान कर सकता है, और उसमें ये जितने भी लोग हैं, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, इवन जो तो ये तो उसका टूल बना है अपना इजराइल। इन लोगों को दुनिया के सारे प्राकृतिक संसाधन चाहिए। उसके लिए कल कल जो भी जैसे हो उसको लगा करके उसको हस्तगत करते हैं। इराक में क्या हुआ? इराक में फाल्स लगा करके अमेरिका ने उस पर उसके ऊपर कब्जा किया, उसके ऊपर वो सद्दाम हुसैन का मर्डर किया, और उसके बाद इराक का सारा संसाधन इन लोगों ने ले लिया। ईरान के बारे में भी इनका एक ही मकसद है कि तुम उनके साथ डील करो, डील करो, डील करो। डील नहीं करोगे तो सारे मारे जाओगे। अमेरिका इस समय खुल करके सामने नहीं आ रहा है, लेकिन इस सब के पीछे अमेरिका है। जिस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने वो मानवीय कृत्य किया था जापान के साथ, तो उसके बाद तो अपनी छवि चमकाने के लिए अपना जापान का उसने ये पुनरुद्धार में इसकी मदद किया। लेकिन जिस तरीके से इजराइल का नंगा होकर खड़ा है, और केवल इजराइल नहीं है, इजराइल के पीछे सारे देश हैं, अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये सारे देश के पीछे खड़े हैं। और जिस तरीके से अमानवीय कृत्य हो रहा है, और उस अमानवीय कृत्य में अब तो ये लोग बार बार उकसा रहे हैं कि दुनिया के जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं वो सब हम हस्तगत करेंगे। अमेरिका ले लेगा, फ्रांस ले लेगा, इजराइल ले लेगा। इसके चलते सारा संकट है। तो आज की तारीख में इन सारे देशों का वो जो जश्न का माहौल है, निश्चित रूप से 13 जून ये दुनिया के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में और युद्धों के इतिहास में याद रखा जाएगा कि ईरान ने जिस तरीके से हमला किया है, जिस तरीके से ध्वस्त किया है इजराइल को। इजराइल भी अब कहीं न कहीं से यूक्रेन की तरह यह समझने के लिए बाध्य हो गया है कि ये सारे देश हमको टूल बना रहे हैं, हमारी जमीन को क्षेत्र बना रहे हैं। अमेरिका के साथ तो ये प्लस पॉइंट है कि उसके जमीन पर युद्ध नहीं हो सकता, लेकिन अब समय आ गया है कि सारे लोग मिलकर के, फ्रांस को भी सोचना चाहिए, ब्रिटेन को भी सोचना चाहिए कि पहले इस अमेरिका का ये जो नासूर है इसको हम किस तरीके से खत्म करें, क्योंकि अमेरिका जब तक खत्म नहीं होगा तब तक दुनिया में शांति नहीं होगी, तब तक दुनिया में बैलेंस नहीं होगा। इसलिए सबसे आपको पहले टारगेट होना चाहिए इजराइल को तो ध्वस्त करना ही करना है। उसके बाद तो उसके साथ ईरान जैसे देश से अब तो खुल के हो गया है कि ईरान जैसे देश से, रूस से, इन सारे लोगों से केवल इजराइल नहीं लड़ रहा है, इजराइल के पीछे पूरी दुनिया उसके साथ लड़ी हुई है, और इन लोगों को ध्वस्त करना बहुत जरूरी है। जी, आपने महत्वपूर्ण बात की है। अमेरिका को नष्ट करने की बात जो है, अब हम लोग तो जो है दुनिया में शांति चाहते हैं, हम लोग तो युद्ध विराम चाहते हैं, लेकिन जो परिस्थिति बनी हुई है उस परिस्थिति के अंदर अमेरिका जो है वो सबसे बड़े विलन के तौर पर और सबसे बड़ा एक वॉर प्रोपोगेटर के तौर पर और पूरा वॉर इकोनॉमी के ऊपर ही वो पूरा देश चलाने का काम कर रहा है। मैं चाहूंगा कि मैं 2-2 मिनट की टिप्पणी और लेना चाहूंगा, क्योंकि समय हो रहा है। तो पाशा जी, जो बातें फिरोज मीठी बुरवाला जी ने कहा, एक तरीके का ईरान का जो उन्होंने इंसाइट दिया है, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इस युद्ध को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? मतलब क्या एक तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति बन रही है, या फिर ये केवल एक तरीके से हथियारों का एक प्रयोग होगा, फिर उसके बाद में कोई डील हो जाएगी, बात रुक जाएगी?
और आपसे स्पेसिफिकली मेरा पूछना यह है कि क्या जिस तरीके से टेबल के ऊपर लाना चाहता है अमेरिका, डील करना चाहता है, तो इजराइल के हमले के बाद में क्या ईरान मजबूर हो जाएगा डील के लिए अमेरिका की या इजराइल की शर्तों के ऊपर? जी नहीं, मेरा मानना है कि इजराइल जो है, ईरान जो है, बहुत ही मतलब उनके लिए सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज है। वो अब इस हमले के बाद और अमेरिका के सपोर्ट के बाद किसी भी तरह अमेरिका के पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है JCPOA को, जो ट्रंप ने एब्रोगेट किया। और इस 5 राउंड के नेगोशिएशन को भी इस्तेमाल करके सीक्रेटली पूरा इंफॉर्मेशन जो है इजराइल को देता था, और उसको कवर अप करने के लिए ये हमले की तैयारी भी कर रहा था, हथियार भी दे रहा था। तो मेरे ख्याल से उम्मीद करना कि ईरान जो है इस दबाव में आके दोबारा बातचीत करेगा ईरान से, ये मुमकिन नहीं है मेरे ख्याल से। दूसरी बात यह है कि जो है जो तिवारी जी ने कहा अमेरिका को ध्वस्त करना है, ये करना है, लेकिन कोई देश अमेरिका को हरा नहीं सकता मिलिट्रीली, क्योंकि अमेरिका की ताकत पूरे दुनिया में छाई हुई है, अड्डे 200 से ज्यादा है। लेकिन हम सिर्फ दूर से बैठ के देख सक रहे हैं, और देख भी रहे हैं, और आगे भी ये देखते रहेंगे कि अपने आप जो है अमेरिका कमजोर करता जा रहा है, चाहे वो लॉस एंजलिस के जरिए हो या जो 40 ट्रिलियन के करीब जो खर्च बढ़ रहा है, और जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ वार बढ़ा के पूरी दुनिया से अलग थलग अपने को कर लिया है, और यूक्रेन जंग में और अफगानिस्तान के तालिबान से लड़के इराक में, लीबिया में, सीरिया में, पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने रिजिम चेंज के एजेंडे में करके वो अपने आप कमजोर कर लिए हैं। और सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद उनके पास बहुत ही यूनिक चांस था सोल सुपर पावर बन के रहने का, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने का वगैरह, लेकिन वो इतने मूर्ख हो गए हैं, शॉर्ट साइटेड हो गए हैं कि वो अपने कंट्री की तबाह कर रहे हैं। और कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क जैसे वो नाराज हैं फेडरल गवर्नमेंट से, वो अलग होके अमेरिका को यूनाइटेड जो शब्द है वो हटा देंगे। वो अमेरिका जो है टुकड़े टुकड़े होगा उनकी ही नीतियों से। जहां तक तीसरी बड़ी जंग का आपने सवाल उठाया, जी हाँ, हम धीरे धीरे तीसरी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए कि ईरान इस जंग को नहीं चाहता, या रूस या चीन नहीं चाहता, बल्कि यूरोप जो है अपने आप को बचाने के लिए, अमेरिका अपने आप को बचाने के लिए और अपने लोगों को गुमराह करने के लिए कि वो ताकतवर हैं, उनका हेजेमनी अभी इंटैक्ट है और उनका एम्पायर पूरी दुनिया में दबदबा चला रहा है बोल के गुमराह कर रहे हैं। असल बात उनकी इकोनॉमिक हालत को बताना नहीं चाहते उनको, उनके लोगों को। तो इसलिए ये लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ खींच रहे हैं, चाहे यूक्रेन के जरिए हो या अमेरिका फ्रांस जो रोमानिया और पोलैंड में जो न्यूक्लियर हथियार तैनात किया है, और दूसरे इक़दामों से नाटो जो पूरे देशों को हिदायत दी है कि अपनी फौज तैयार रखिए बोल के। तो तैयारी शुरू हो गई है थर्ड वर्ल्ड वॉर की वेस्टर्न कंट्रीज से अपने आप को ये बचाने के लिए। और चूंकि उनके जो प्लान यूक्रेन में थे वो सफल नहीं हुए, और चीन के साथ भी कुछ खास उनको प्रगति होने वाली नहीं है, क्योंकि चीन का दबदबा काफी स्ट्रांग है और रूस और चीन भी उनकी दोस्ती बरकरार है। तो इस लिहाज से जो है ईरान पे हमला करके उन्होंने अपने पांव पे ही कुल्हाड़ी मार ली है, और जो इंग्लिश में कहावत है, जो कील अपने कॉफिन में लास्ट नेल जो बाइट करते हैं उसको उन्होंने शुरू कर दिया है, और इससे डाउनफॉल जो है वेस्टर्न कंट्रीज का, हेजेमनी का, इंपीरियलिज्म का, और जो भी उन्होंने 500 सालों से ज्यादा उन्होंने ग्लोबल साउथ के ऊपर इंक्लूडिंग चाइना, रशिया के ऊपर जो दबदबा कर रहे हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और जो सूरज बर्तानिया के एम्पायर में कभी डूबता नहीं था, अब अमेरिका के एम्पायर में भी जो है डूबने लगा है। अपने आप को हम देख रहे हैं अपनी आंखों से क्या हो रहा है लॉस एंजलिस में, जो कि सिविल वॉर की तरह
बढ़ रहा है, फौज भेजे हैं, नेशनल गार्ड भेजे हैं। यही हालत दूसरे शहरों में भी होने वाली है। अब आज 50 स्टेट से ज्यादा ट्रंप के खिलाफ जी और जी उनकी नीतियों के खिलाफ लोग सड़कों पे लगे हैं, मिलियंस, करोड़ की तादाद में। तो वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर चुके हैं और ईरान का बहाना लेके, यूक्रेन का बहाना लेके दुनिया को खींचना चाहते हैं इसमें। जी जी, बहुत शुक्रिया। असल में जो तिवारी जी कह रहे थे कि अमेरिका जो है उसको ध्वस्त करना जरूरी है, मुझे लगता है कि अमेरिकी ही जो है ट्रंप को इतना कमजोर कर देंगे कि अब बीच में क्या स्थिति बन सकती है। मुझे लगता है कि जो एक बहुत पावरफुल प्रेसिडेंट के तौर पे उभरा था, वो एक बहुत कमजोर प्रेसिडेंट के तौर पर जाएगा। ऐसा बहुत बार दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो शासकों के साथ में हुआ है। अंतिम टिप्पणी में फिरोज भाई आपकी मैं केवल लूंगा, क्योंकि हम लोग तो युद्ध नहीं शांति वाले लोग हैं। तो अब ये आपको शांति की बात कहाँ होती हुई दिखलाई पड़ रही है? कोई है यहाँ पर जो शांति कराएगा, या सब लोग इस युद्ध के अंदर जो है और ज्यादा जो है इसको और ज्यादा गति देने का काम ही करने वाले हैं? या कोई किसी किस्म का कोई प्रेशर है क्या कि जो इजराइल की, क्योंकि जो मुख्य इस समय दुनिया का सबसे बड़ा वेलन बन गया है, दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहारक बन गया है, दुनिया का सबसे बड़ा जो फासिस्ट है वो तो बेंजामिन नेतन्याहू है। तो अगर मामला अब बेंजामिन नेतन्याहू का अगर शासन समाप्त होता है इजराइल के अंदर, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। तो आप उसको क्या कोई संभावना आप इस दिशा में देखते हैं? बहुत कम समय बचा है, असल में समय हमारा हो चुका है, तो मैं चाहूंगा कि बहुत संक्षेप में आप अपना जवाब दें। जी, एक संभावना अनम्यूट है, कर लीजिए। बहुत जी छोटी संभावना, कि अगर इसराइल के अंदर खुद तख्ता पलट हो जाए और कोई सेंट्रिस्ट सरकार भी जाए, वैसे पूरा का पूरा राइट विंग है वहां, तो भी कुछ गुंजाइश है, मगर अभी इसके लिए गुंजाइश कम है। दूसरा कि केवल इसराइल का सवाल नहीं है, ये ग्लोबल बैंकिंग, ग्लोबल बिग टेक, ग्लोबल फार्मा, ये सभी एक बड़ा एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम है जो इसराइल चलाता है, जो जूइश सुपरमेसिस्ट लॉबी चलाती है। हमको लग रहा है कि अमेरिका को चलाती है, नहीं, जूइश सुपरमेसिस्ट लॉबी अमेरिका को चला रही है, लेबर पार्टी को ब्रिटेन में चला रही है, मैक्रो को चला रही है, ये भयंकर, और जर्मनी को की सरकार को चला रही है। इसको हम लोग और डीपली समझना होगा। आज का कार्यक्रम मैं इससे आगे बोलूंगा नहीं। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि हम तो शांति वाले हैं, ये तो बात सही है, मगर शांति करने के लिए दूसरी साइड भी तो शांति वाली होनी चाहिए। जब 47 में जब पाकिस्तानी कबाइलों ने अटैक किया था, तब गांधी जी ने यह नहीं कहा था कि अहिंसा से उसका मुकाबला करो, हमारी इंडियन आर्मी ने उसका मुकाबला किया था। तो ये भी हम लोग याद रखें। नेतन्याहू और मोदी जी की कुछ बातचीत फोन पे हुई है, वो क्या बात हुई वो भी देखनी होगी, मगर ये दोनों की बातचीत कुछ ज्यादा ही हो रही है। ये पता चला कि नेतन्याहू बेसिकली ग्रीस भाग गया, वो इजराइल में है भी नहीं। आखिरी में मैं शांतिपूर्वक ये बात बोलूंगा सुलम जी, कि एक साइकोटिक कंट्री है, वो एक सैमसन ऑप्शन है। पाशा जी जानते हैं इजराइल के पास सैमसन वो था कि जब उसका टाइम आया जाने के लिए, तो उसने खंबे वो बिल्डिंग के पुल डाउन करिए, पूरा का पूरा बिल्डिंग में जितने लोग थे वो सब मर गए थे। तो इजराइल क्या है कि जिस दिन मैं जाने वाला हूं, मेरे पास अगर 400 न्यूक्लियर मिसाइल है, एक एक वेस्टर्न कैपिटल में, एक एक मिडिल ईस्ट के कैपिटल में, मैं सबको उड़ाकर निकल जाऊंगा। ये सैमसन ऑप्शन है। ओके, उसके साथ ये मैं बोलूंगा कि नॉर्थ कोरिया पे इसलिए अभी तक हमला नहीं हुआ है क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। नॉर्थ कोरिया, ये कोरिया का जो वॉर हुआ था पोस्ट वर्ल्ड वॉर, 50 लाख कोरियन मारे गए थे, उनकी वो मेमोरी है। उसके बाद उन्होंने मिसाइल बना दी, न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया, हर महीना न्यूक्लियर वो मिसाइल छोड़ता है, अमेरिका उसके आसपास नहीं आता। मेरा बोलना है कि जब ईरान के पास कैपेसिटी है, मैं कल एक कम्युनिस्ट कॉमरेड के साथ बात कर रहा था, बोला नहीं नहीं ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं, वो हम तो न्यूक्लियर बॉम्ब के विरोध में। मैं बोला सोवियत यूनियन के पास 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब पड़े थे, तो अपने आप तो बोला नहीं, वो डिटरेंट था अमेरिका के सामने। तो आज अगर ईरान को डिटरेंट की जरूरत है अमेरिका और इजराइल के सामने, तो क्या ईरान बनाएगा कि नहीं, ये एक सवाल है हमारे सामने। आज शांतिपूर्वक लोगों के सामने सवाल है कि इज इट टाइम फॉर ईरान टू डू अ न्यूक्लियर टेस्ट और नॉट। बिकॉज इजराइल जब हारने लगेगा तो वो तेहरान पे न्यूक्लियर बॉम्ब डालेगा, कौन पे डालेगा? ये इट इज अ क्रेजी डॉग, जी इट्स अ जी जी साइकोटिक कंट्री। तो ये कुछ गंभीर सवाल है हमारे सामने। मेरा मानना है कि ईरान पे हमला करके नेतन्याहू ने अपनी आखिरी बड़ी गलती कर ली है, जिसका उसका ही तख्ता पलट होगा। क्योंकि
अभी नेतन्याहू पता क्या बोल रहा है कि गाजा अभी सेकेंडरी हो चुका है, अभी ईरान मेरा पहला प्रॉब्लम है। अरे गाजा को तो निपटा नहीं सकते 620 दिन के बाद। तुम हवाई हमले करते हो, जब भी तुम्हारी सेना नीचे जाती है, मार खा के भाग जाती है, तुम रिजर्विस्ट को कॉल कर, रिजर्विस्ट आ नहीं रहे हैं, एयरपोर्ट खुल जाता है, पब्लिक बाहर भाग जाती है। तो पॉइंट इज के इजराइल इज अ लूजिंग सिचुएशन। और अभी सवाल ये सुलभ जी, आखिरी बात, इंडिया में ये कैसे ये एंटी वॉर मूवमेंट आगे बढ़ाए, एससीओ से निकलना है, ब्रिक्स से भागना है, थर्ड वर्ल्ड को अबैंडन करना है, अमेरिका और इजराइल के साथ पूरा अलाइन होना है, ये इंडिया के लिए घातक है। हम लोग आइसोलेट पहले से हो चुके हैं, हम लोग ज्यादा आइसोलेट जा रहे हैं। अभी फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा केवल राजनीतिक दलों का भी नहीं है, अभी जन आंदोलन का बन चुका है, और राजनीतिक दलों का भी, सिर्फ कांग्रेस और एफ का नहीं, सभी राजनीतिक दलों का बन चुका है। वी नीड टू पिक इट अप एज अ नेशनल मूवमेंट नाउ। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग तो किसी भी स्तर पर न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट के खिलाफ हैं, और जहां तक मैं खुद, मेरा सवाल है, मैं न्यूक्लियर मोनोपोली के खिलाफ हूं मैं। और ये वाली बात जब भारत न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था, उस समय मैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सोशलिस्ट यूथ का वाइस प्रेसिडेंट था। मैं बराबर ये कहता था कि कुछ लोग जो है वो अपना न्यूक्लियर आर्सेनल कर ले और दुनिया को जो है पाठ पढ़ाने लगे एनपीटी का, वो तो नहीं चल सकता है। तो ये बात आपकी जो आपने कहा है, वो स्थिति ना बने, ये बात हम लोग जरूर चाहते हैं। दुनिया के अंदर कोई तीसरा विश्व युद्ध ना हो, ये हम लोग चाहते हैं। लेकिन इजराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू को और अमेरिका के अंदर ट्रंप जो है, उनको लगाम लगाना जरूरी है। और ये लगाम लगाने का काम पुतिन और चाइना कर सकता है। मुझे लगता है कि इसमें भारत को एक अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। आपका बहुत बहुत